एक सिग्नेचर, कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अमेरिका ने एक साथ 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा सिस्टम हिला दिया। यहां अमेरिका ने साबित कर दिया कि जब सुपर पावर बोलता है तो इंटरनेशनल मीडिया में केवल हेडलाइंस ही नहीं बनती बल्कि तहलका मच जाता है। जी हां, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ इतना बड़ा फैसला लिया है, यानी कि 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए को एग्जिट कर दिया है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी होगा। और हाँ, नोटबुक निकाल करके नोट्स जरूर बनाते चलें क्योंकि ये आपके एग्जाम का फेवरेट टॉपिक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नेचर किया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम। प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम। अब ये प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम ये वो ऑफिशियल एग्रीमेंट है, ये वो ऑफिशियल कागज है जिसपे एक ही सिग्नेचर से यूएसए एक साथ 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाता है और जिसमें से 31 यूनाइटेड नेशन बॉडीज हैं, यानी 31 यूनाइटेड नेशन बॉडी। आप सोच के देख लो, यूनाइटेड नेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी सृष्टि पे जितने भी देश हैं सभी इसमें शामिल हैं। उसके 31 बॉडीज को एक साथ छोड़ के आ गई यूएसए, और वो भी सिर्फ एक सिग्नेचर के कारण। अभी जिसमें से 35 आप देखोगे नॉन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है। अब इतना बड़ा फैसला का अगर आप एंगल देखो तो आपको यह दिखाई देगा कि इन्होंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ा है वो ज्यादातर क्लाइमेट चेंज की बात करती हैं, लेबर की बात करती है, जेंडर की बात करती हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, माइग्रेशन की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि भाई साहब ये बड़ा डिसीजन मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं किसको बचा सकूं, अमेरिकन इंटरेस्ट को बचा सकूं, क्योंकि मेरा गोल क्या है, अमेरिका फर्स्ट। मुझे नहीं मतलब है भाई साहब इन सारी चीजों से, मुझे अमेरिका फर्स्ट से मतलब है। मैं अमेरिका को ऊपर देखना चाहता हूं और अमेरिका का गोल ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी मैं अपनाऊंगा और उन्होंने अपनाया भी है। अभी इन्होंने क्यों विड्रॉल किया ये देख लेते हैं। ये देखिए दो एंगल है इसके, तो एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और एक वास्तविक एंगल है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वास्तविक एंगल, डोनाल्ड ट्रंप पे कई मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भाई खूब गालियां दे रही है, इंटरनेशनल मीडिया उनको, बट कुछ एंगल पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो डोनाल्ड ट्रंप का हाँ उन ऑर्गेनाइजेशन से निकलना ठीक नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन उनके तर्क कहीं ना कहीं आप लोगों को सही नजर आएंगे। जैसे कि ये वाले तर्क तो वो दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, याद रखिएगा। ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन जिनको मैंने छोड़ा वो इंटरनेशनल, वो नेशनल इंटरेस्ट, किसका नेशनल इंटरेस्ट, यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्ट्रेरी है, यानी कि खिलाफ है। जो भी पॉलिसीज बनाती हैं वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो हमारी अमेरिका के नीतियों के खिलाफ है, अमेरिका की प्रोग्रेस के खिलाफ है। दूसरा ये कह रही है कि हमारी यूएस सॉवरेनिटी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी ऑटोनॉमी के खिलाफ है, यानी कि अमेरिका की यूएस सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, अमेरिका की संप्रभुता, अमेरिका की संप्रभुता के खिलाफ है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिसीजन लेने, फैसला लेने का अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार, ठीक है बच्चों, डिसीजन लेने का अधिकार, याद रखिएगा, डिसीजन लेने का अधिकार। तो भाई साहब हमारा जो डिसीजन लेने का अधिकार है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। जो हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं उसमें हमारी ऑटोनॉमी नहीं रह गई है, यानी कि आजादी नहीं रह गई है। जब हम पॉलिसी बनाते हैं यूएस के लिए तो आप लोग कहने लग जाते हो अरे सर क्लाइमेट को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाओ, अरे सर जो डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड नेशन है यानी कि विकासशील और विकसित हो रहे जो देश है उनको ध्यान में रख करके बनाओ, अरे यार आप मिडिल ईस्ट को ध्यान में रख करके बनाओ, अरे यार आप ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को ध्यान में रख करके बनाओ, अरे यार ग्लोबल साउथ देशों को देख लो बेचारे कितने गरीब हैं, अरे यार मैं क्यों इन लोगों को ध्यान में रखूं, मैं अपनी आजादी से डिसीजन लेना चाहता हूं, लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे
अपने अमेरिका के लिए डिसीजन लेने से रोकते हैं, तो मैं यहां से निकल रहा हूं। याद रखना, ये प्रोमोटर्स ऑफ वोक डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट एजेंडा है ना, ये जो क्लाइमेट के लिए बात करने वाले हैं, ये जो जेंडर इक्वालिटी के लिए बात करने वाले हैं, ये जो पूरी दुनिया में भाईचारा बढ़ाने की बात करने वाले, ये सब बेकार की बातें करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। ये सब दरअसल क्या करते हैं, अमेरिका को रोकते हैं आगे बढ़ने से। अमेरिका फैसला नहीं ले पाता इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। बहुत सारे ये लोग रूल रेगुलेशन लगा देते हैं, जैसे कि क्लाइमेट क्या बोलता है, क्लाइमेट चेंज का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूएनएफसीसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी क्या कहता है, अरे अमेरिका तुम इतना ज्यादा इंडस्ट्री मत लगाओ ना यार, आप इतनी इंडस्ट्री लगाओगे तो कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अरे यार वो देखो, चाइना इतना ज्यादा नंबर 1 पे है कार्बन एमिशन में, चाइना नंबर 1 पे, मैं तो फिर भी दूसरे नंबर पे हूं। यहाँ पे चाइना नंबर 1 पे होते हुए आप उस पे क्यों नहीं रोक लगा रहे हो, उस पे क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हो? हर जगह आप चाइना को प्रेफरेंस देते हो भाई, हर जगह चाइना को आप प्रेफरेंस देते हो भाई। मैं तो अब निकल रहा हूं आप सभी से, मुझे नहीं मतलब है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मामले में, याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसमें मिसमैनेजमेंट होती है, एफिशिएंसी नहीं है, यानी कि बेकार के खर्चे किए जाते हैं। आइडियोलॉजी जो है वो ब्यास्ड है, यानी भेदभाव वाली है। जो इनकी आइडियोलॉजी है ना भाई साहब, वो भेदभाव वाली है। और भेदभाव कैसी? ये लोग चाइना को प्रेफरेंस देते हैं, ये लोग चाइना को प्रेफरेंस देते हैं। चाइना को प्रेफरेंस देते क्यों है? सभी को पता है भाई साहब, चाइना ने जब 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, है ना, तो उसने तो चाइना में भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होती थी। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, यूएनएफपीए, ठीक है, याद रखना, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये तो जेंडर इक्वालिटी के लिए बात करती है, तो इसने क्यों नहीं चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लिया? यूनाइटेड नेशन, आपको पता है ना कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जबरदस्ती चाइना ने हथिया लिया था, लोन दिया, बोला लोन वापस कर। श्रीलंका बोला कि सर आपने तो कहा था जब होगा तब वापस कर देना, नहीं नहीं मुझे लोन अभी वापस कर। श्रीलंका बेचारा लोन वापस नहीं कर पाया, आपने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह ही ले लिया। यूनाइटेड नेशन सर, आपको पता है ना कि चाइना क्या क्या कर रहा है, आप उसको नहीं रोक रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि कोविड-19 की शुरुआत चाइना से हुई थी, चाइना की लापरवाही की वजह से हुई थी, ठीक है? तो आपने क्या चाइना पे कोई एक्शन लिया? आपने चाइना पे कोई एक्शन नहीं लिया। यूएन सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर, यूएनएफपीए सर, आप लोग चाइना को फेवर कर रहे हो, इसलिए मैं आप सभी को छोड़ रहा हूं। वेस्टफुल यूज ऑफ यूएस टैक्स पेयर्स, भैया मैं पैसे पे करूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं पैसे पे करूं, मैं अपने जो अमेरिकी जो भाई बहन है टैक्स पेयर्स है उनका पैसा पे करूं, आप फेवर करो चाइना को, ऐसा थोड़ी होता है। और ये सच बात है भाई साहब, यूनाइटेड नेशन में अगर बात करें तो 22% से लेकर के 24% तक का अभी तक पैसा पे किया है किसने? यूनाइटेड नेशन में यूएस ने। सबसे ज्यादा पैसा इसी का है। आप सोच के देखो, 193 कंट्री है, 193 कंट्री है, जिसमें से 22 से 24% अकेला यही पे करता है, अकेला यही पे कर रहा है। तो सीधी सी बात है भैया, गुस्सा दिखा रहे हो अपना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग ना सर सिर्फ और सिर्फ चाइना को फॉलो करते हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाऊंगा जो कि जिनका स्टैंडर्ड चाइना सेट कर रहा है, जो रूल रेगुलेशन से नहीं चल रहे हैं, चाइना के स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं रहना चाहता, इस वजह से मैं सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है पूरा, मैं सर डोनाल्ड ट्रंप, आई एम डोनाल्ड ट्रंप, और मैं ये बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेरी कैबिनेट ने देखो क्या बोला है मुझे, और ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है आपके सामने। आई हैव कंसिडर्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट, मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट को पढ़ा है, देखा है। आफ्टर डेलिब्रेटिंग विद माई कैबिनेट, कैबिनेट के साथ पूरा बातचीत करी है मैंने, कैबिनेट हैव डिटरमाइंड दैट इट इज कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। याद रखना, ये जो नॉट यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, उसके खिलाफ है ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसियां, तो इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा। याद रख लेना, इनके साथ अगर हम लोग मेंबर बने रहे या इनके साथ पार्टिसिपेट करते रहे, पार्टनर बने रहे, या फिर इनके साथ कोई भी ऐसा रिश्ता रखा जिसमें हम इनको क्या प्रोवाइड करते रहे, सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे इन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो याद रखना एक दिन यूएसए भी कंगाल हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा स्टेटमेंट दिया है
और ये पूरा पूरा एग्जैक्टली स्टेटमेंट है। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ा है इन्होंने। हालांकि 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मैं आपको नहीं दूंगा, कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। आप देखो इसमें सबसे पहले देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको छोड़ा है उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको छोड़ा है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको बताया था ना मैंने, यूएनएफसीसीसी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी, ये छोड़ दिया। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये छोड़ दिया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये छोड़ दिया। यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट प्रोग्राम ये छोड़ दिया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये छोड़ दिया। ये तो पहले ही छोड़ दिया था। यूनेस्को एक बार छोड़े थे, फिर वापस आए, फिर छोड़ दिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी पहले जनवरी में छोड़े, फिर वापस आए, फिर छोड़े, यानी कि कई कई बार छोड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, यूनाइटेड नेशन वाटर एंड यूनाइटेड नेशन ओशन, ये यूनाइटेड नेशन के जो आप देखोगे 31 जो टोटल यूनाइटेड नेशन के बॉडीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, या यूं कह लीजिए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन 31, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको दे दिया है। चलिए अब देख लेते हैं नॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सोलर अलियांस, ये तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के बनाया था, इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, ये भी छोड़ दिया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, आपको पता है ना, जो हमारे जो प्रजातियों को IUCN लिस्ट में डालते हैं, जो खतरे में है, खतरे में जाने वाले हैं, खत्म हो गए, ये वही IUCN है। 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क REN21, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल फॉर एंड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ चुके हैं, आप लोग ध्यान में रखना। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको थोड़ा हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने उनका नाम बता दिया जो आपको नाम याद होना चाहिए। कुछ ज्यादा डिटेल में करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ये हमारे लिए भारतवासियों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलियंस इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, इस तरीके के सोलर पैनल लगा करके बिजली बनाओ, इस तरीके के सोलर पैनल लगा करके बिजली बनाओ, इससे कोयला आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजली बनाने के लिए, आपको पेट्रोलियम जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिजली सनलाइट मिलेगी। और ये क्या, जितना मर्जी इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना। तो यहां पे देखना 2015 में फ्रांस और जो भारत है, इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलियंस की शुरुआत की थी। और कब, COP21 पेरिस में। COP21 का मतलब क्या होता है, COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 21 का मतलब है 21 वाला कन्वेंशन, यानी कि जो कन्वेंशन सम्मेलन 1, सम्मेलन 2, सम्मेलन 3, सम्मेलन 4, सम्मेलन 5, तो 21वां सम्मेलन था, ये पेरिस में हुआ था 2015 में। यहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने फैसला लिया था कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस हम लोग शुरू करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में दिखाई देगा। 120 प्लस इसके आपको मेंबर्स दिखाई देंगे, और ये वो मेंबर्स है ज्यादातर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज वाले हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज का मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, यानी कि जो इक्वेटर के पास में है, याद रखना, जो इक्वेटर के पास में है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, यानी इक्वेटर के पास है, सनलाइट जिनके पास ज्यादा होती है। और इनका मकसद क्या था, 1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट, सोलर अलियंस में 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, इस तरीके के पैनल लगवाने में हेल्प करेंगे लोगों की पूरी दुनिया में 2030 तक। उसके बाद 1 बिलियन लोगों तक हम ये एनर्जी पहुंचाएंगे, सोलर एनर्जी। उसके बाद 1000 गीगावाट सोलर कैपेसिटी पूरी दुनिया में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, ये इनका टारगेट था, लेकिन यूएस ने छोड़ दिया। अब यूएस के छोड़ने से फर्क क्या पड़ेगा, देखिए एक और बात, जो इसमें ना यूएस था, ये जबरदस्ती नहीं था, यूएस खुद आया था, वॉलंटरी आया था, अपनी स्वेच्छा से आया था, ठीक है, खुद आया था, अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से आया था, और अपनी मर्जी से इसने कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, याद रखना, ठीक है, अपनी मर्जी से, और अच्छा खासा पैसा डोनेट करता था। लेकिन जैसे यूएसए गया, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर जो है ये
चला ही गया तो डेफिनेटली कमजोर पड़ेंगे। टेक्निकल सपोर्ट मिलता था यूएसए, वो भी अब नहीं मिलेगा। ट्रंप का ऑब्जेक्शन क्या है कि भैया हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मानते ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहा है, हम क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं करेंगे, हम तो भैया खूब दबा के यहाँ पे कोल पेट्रोलियम वगैरह इस्तेमाल करेंगे, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, थर्मल पावर इस्तेमाल करेंगे, हमको जरूरत ही नहीं है ये क्लाइमेट चेंज करने की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज करना है तो सभी से बोलो क्लाइमेट चेंज करने के लिए, हमें क्यों रोका जा रहा है भैया, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है भैया, आप भी लगाओ, आपको कोई मना कर रहा है क्या? ये किसका कहना है? ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कहना है, ये कह रहा है कि रिपीटेडली कह रहा है कि होक्स है जो ये लोग क्लाइमेट क्लाइमेट कर रहे हैं ना, खुद जाके देख लो इनका हवा की क्वालिटी, अब इंडिया ही है, इंडिया ही क्लाइमेट क्लाइमेट कर रहा है, पॉल्यूशन के मामले में जाके देखो, दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? आप देखो एयर क्वालिटी ऐसी है कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर पैदा होने से लेकर के अगर पूरी जिंदगी किसी ने दिल्ली में बिता दी तो उसकी उम्र 10 साल तक कम हो सकती है ऑन एन एवरेज, इतना ज्यादा शरीर में समस्या आ जाएंगे, इतनी ज्यादा पॉल्यूशन है। और आपको क्या लग रहा है सर कि दिल्ली पॉल्यूटेड है? दिल्ली अगर पॉल्यूटेड है तो आसपास का पूरा पूरा एरिया पॉल्यूटेड नहीं हो जाएगा? आप लोग अरावली काटने की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आपको क्या लग रहा है अरावली कटेगा तो खाली इंडिया का नुकसान होगा? नहीं, कहीं पर भी एनवायरमेंट का नुकसान होता है ना तो पूरी दुनिया का नुकसान होता है, ये बात आप समझिए। तो आप जितने भी ये लोग एनवायरमेंट एनवायरमेंट कर रहे हैं ना, सब क्या है? होक्स है, झूठे वादे हैं, खोखले हैं, और मैं झूठे वादे खोखलों के साथ नहीं जाऊंगा, साफ तौर पे इनका कह दिया है। तो जैसे यूएस बाहर निकलेगा, फंड कम होने लग जाएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अब देखिए, जब तक यूएसए था तो पता था कि भाई साहब नहीं, ये तो पैसा दे देता है यार, तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। अब इन्वेस्टर्स पैसा ही नहीं लगाएंगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो आती थी यूएस की तरफ से टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही कमजोर पड़ेगा। और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो कि बहुत ही कमजोर हैं, और मैक्सिमम कंट्रीज डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड हैं, तो आप देखोगे उन तक जो ये सुविधाएं पहुंचानी जानी थी, उन तक ये पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट पहुंचाना जाना था, सोलर पैनल पहुंचाने जाने थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। और जो हमारी कसम खाई थी हम लोगों ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का, वो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। ये आगे देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में ये क्लाइमेट को देख करके, क्लाइमेट के लिए कसम खाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि भैया हम कसम खाते हैं कि अपने अपने देश की जो भी पॉलिसीज हम लोग बनाएंगे, उन सारी पॉलिसीज को जब भी बनाएंगे तो हम लोग क्लाइमेट को ध्यान में रख करके बनाएंगे। कहां पे हुआ था? पेरिस में होता है, इसे हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म, यानी पूरी की पूरी जितने भी डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड देश हैं, वो डेवलपिंग देशों को, यानी कि विकासशील देशों को, या अंडर डेवलपमेंट डेवलप जो देश हैं, यानी कि जो अभी विकास हुए ही नहीं है, होना भी नहीं शुरू किया, बहुत गरीब देशों की मदद करेंगे क्लाइमेट को चेंज करने में, याद रखेगा। तो यूएस क्या बोल रहा है कि भैया ये सब आप बेकार बेकार की बातें कर रहे हो, क्लाइमेट क्लाइमेट कर रहे हो, क्लाइमेट में हमारा योगदान ले रहे हो और बाकी को तो योगदान ही नहीं ले रहे हो, तो ये बाहर हो गया। अब एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि देखो, नंबर 1 पे कौन है? चाइना है कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है। नंबर 2 पे कौन है? यूएस है कार्बन उत्सर्जन में। अब पॉइंट ये आता है कि भैया ये नंबर 2 पे तब है जब इसने एग्रीमेंट साइन किया था, जब ये पैसा दे रहा था कार्बन वार्बन को कम करने का। अब ये आपका मेंबर ही नहीं है, खुले सांड की तरह हो गया एकदम, ऐसे अब जितना मर्जी कार्बन एमिट करेगा, जितना मर्जी इंडस्ट्री लगाएगा, और कोई उसको बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो अमेरिका है भाई, यूएसए भाई, यूनाइटेड नेशन नहीं बोल रहा तो कोई इंडिविजुअल कंट्री क्या ही बोलेगा। अभी वेनेजुएला पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया भाई, क्या ही किसी ने बोल लिया, तो कोई बोलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा, भाई अगर ये निकला तो ग्लोबल कार्बन एमिशन है ना बहुत बढ़ जाएगा, और जो हमारा एफर्ट है कम करने का ग्लोबल कार्बन एमिशन वो कमजोर हो जाएगा, सभी बोल रहे हैं। और इसको देखे देखे ना बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो कि और एनकरेज होंगे कि भैया अगर यूएसए कर रहा तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। तो ऐसे जो हमारी कसम खाई थी हम लोगों ने क्लाइमेट को ठीक करने का, वातावरण पर्यावरण को ठीक करने का, तो वो हमारी कसम टूट जाएगी। अब ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बन चुका है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है, पॉपुलेशन फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्यों निकला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है किस लिए काम करता है? पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करता है, मैटरनल हेल्थ के लिए काम करता है, जो मदर है जो प्रेग्नेंट है उनके हेल्थ के लिए काम करता है, और पूरी दुनिया में सर्विसेज देता है। लेकिन ट्रंप ने साफ बोल दिया कि अरे फोर्स्ड अबॉर्शन, जबरदस्ती जबरदस्ती अबॉर्शन करवाए गए हैं चाइना में,
वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत। हाँ भी पेट में देख लिया बच्चे की बच्चा है बच्ची है तो उसको अबॉर्ट करवा दो। कहां थे आप? आपकी तो ड्यूटी थी ना, यूनाइटेड नेशन ये क्या बोलते हैं पॉपुलेशन फंड, आपकी तो ड्यूटी थी ना, आप कहां पे थे? आपने क्यों नहीं चाइना को रोका? बेकार की बातें करते रहते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी को पता, पूरी दुनिया को, ठीक है ना, आपको नहीं पता क्या सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता अच्छी तरह से कि कोविड-19 किसकी वजह से फैला था? चाइना की वजह से फैला था। आपने क्या कर लिया चाइना का? सब लोग मिलकर चाइना 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 को सपोर्ट कर रहे हो और मैं आप लोगों को पैसे दूं? मैं नहीं दे रहा पैसे वैसे, समझ रहे हो? ठीक है, ये सब से निकल गया है डोनाल्ड ट्रंप, एक ही झटके में एक सिग्नेचर सबको बाहर कर दिया। अब ये सबकी हालत खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? भैया रिड्यूस्ड प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, जो पेंडेमिक के लिए बहुत ज्यादा पैसा यूएसए से आता था, हम कैसे करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भाई पैसा यूएसए देगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे? ये सब एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सभी के ऊपर पैसा यूएसए लगाता था, हम कहां से करेंगे? सबकी चिंताएं एक साथ यहां बढ़ चुकी हैं। उसके बाद आप देखोगे ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ग्लोबल इंपैक्ट भाई मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल यानी कई जगह पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज जो बहुत तेजी से हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। हेल्थ सिक्योरिटी, हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत पैसा आता था, जो रिसर्च में लगता था, दवाइयां बनाने में लगता था, टेक्नोलॉजी में लगता था, वो कमजोर हो जाएगा। जेंडर इक्वालिटी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता था, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता था, उस पर खर्चा होता था, सब यूएस देता था। भैया ये सब तो धरा का धरा रह जाएगा यार। भाई नहीं, ठीक है, ये तो समस्या बढ़ रही है। साथ में यहां पे देखना, एक जो पावर थी यूनाइटेड नेशन में और भी जो इन ऑर्गेनाइजेशन में, वो पावर क्या हो जाएगी? वो पावर जो हो जाएगी खाली हो जाएगी, वैक्यूम हो जाएगी वो पावर। लेकिन वो पावर कौन भरने वाला है? अब चाइना भरने वाला है, यूरोपियन यूनियन भरने वाला है वो पावर, याद रखना। हो सकता है लेकिन इंडिया भी बोल रहा भाई ना 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 ना, आप दोनों क्यों भाई साहब? ठीक है, आप तो चलो 27 देशों के मालिक हो, आप तो ठीक है, ए चाइना तुम कैसे वहां पहुंच जाओगे? इंडिया भी तो ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, तो हम भी भैया रेस में शामिल हैं। अब यूएसए गया तो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक पावर की रेस शुरू हो जाएगी। अब एक वो रेस शुरू हो जाएगी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पावर को देखा जाएगा, और ये पावर में एक युद्ध छिड़ जाएगा। और ये युद्ध कौन सा होगा? इकोनॉमिक युद्ध होगा, ये एक युद्ध इंफॉर्मेशन का युद्ध होगा, ये युद्ध इनडायरेक्टली लड़ा जाएगा। एक दूसरे की इकोनॉमी को तबाह करके कमजोर कर दो ताकि तुम पावर बन जाओ, क्योंकि अभी तक यूएसए था, टॉप में था भाई, और जो सेकंड में था और टॉप में था, बहुत बड़ा गैप था, यानी कि सेकंड वाला पहुंच ही नहीं सकता था, इतना बड़ा गैप था। तो आप समझो, और उतना बड़ा गैप भी खत्म हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पे एक पावर की जंग शुरू हो जाएगी, और यही आने वाले समय में होने वाला है। तो दोस्तों लेक्चर खत्म कर रहा हूं मैं, लेकिन आप बताइए आपको लेक्चर में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा है? फिर आपका जो भी डाउट है आप बता सकते हो कि यहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या इंडिया को इस रेस में शामिल होना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, अपने इंडिया पे ध्यान देना चाहिए, या फिर चाइना अगर यहां बढ़ रहा है तो चाइना को काउंटर करना चाहिए, इंडिया को नहीं करना चाहिए? आपका कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू रहे होंगे, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे जरूर बताएं दोस्तों, हम कमेंट बॉक्स में आपको जरूर आंसर करेंगे। जय हिंद।